नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, एक बड़ी सूचना आपके लिए पहले तो ये है कि हमारी जो क्लासेस तो चली रही हैं, इस बार का संडे जो होने वाला है वो हाउसफुल संडे होने वाला है, धमाकेदार संडे होने वाला है। इस बार संडे को यानी कि सैटरडे संडे को आप तैयार रहिए। वीडियो के पेपर में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, ज़्यादा क्लासेस हमें करनी है, बहुत सारा रिवीजन करना है, तो इस बार संडे के लिए तैयार रहिए। आपको ज़्यादा क्लासेस देखने को मिलेंगी, यानी कि 3, 4, 5 हो सकता है कि 5 क्लासेस भी आपको संडे को देखने को मिले। तो तैयार रहिए, इस बार संडे के लिए संडे हाउसफुल होने वाला है। ये तो पहली सूचना। दूसरी सूचना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारी बातें मानते हैं, आप दिल खुश कर दिया यार आप लोगों ने। इतने सारे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स, मन खुश हो गया। देखो, आपके कमेंट्स ना मज़ा कर देते हैं यार। जब लगता है ना, कोई कहता है कि सर अच्छा हुआ, कुछ हेल्प हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो एक अंदर जो पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है, यानी कि वो जो गिरने के बाद उठने की जो ताकत है, वो ताकत आपके शब्दों में है, वो ताकत आपके प्यार में है यार। वो प्यार अगर आप लोग अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं, वो प्यार हमारे अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा, एक एनर्जी भर देता है, और उसके बाद फिर से हमें खड़ा करता है सामने। और फिर मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार ज़बरदस्त क्लास, एक रिवीजन क्लास। देखो, ये जो क्लास रहने वाली है आज की, ये बहुत बढ़िया क्लास है। यानी कि एक मोटे तौर पे मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर करने की कोशिश करी है। खासकर ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा ज्योग्राफी को मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए, इसके अलावा G20 की मैंने क्लास डाली है। G20 जरूर देख लो मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल पूरी उम्मीद है कि बनेगा ही बनेगा वीडियो के पेपर में, तो उस एक सवाल को क्यों छोड़ के जाना यार। पूरा G20 देख लो कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उस वीडियो को देख लो, सब बातें वहाँ से बन जाएंगी, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। 22-23 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देख लो, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे मत छोड़ो आप लोग, ठीक है। संडे के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा देखो, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आपकी लगभग 17 क्लासेस हो गई हैं, आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपका रिवीजन करके एक बार ले लिया जाए। मैं देख तो लूँ आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मैं उसके लिए एक रिवीजन क्लास रख रहा हूँ, यानी कि जिसमें मेरे सवाल होंगे और आप लोग जवाब करेंगे। मैं लाइव क्लास लूँगा आप लोगों के सामने, मैं लाइव रहूँगा कल शाम 5 बजे। कल शाम 5 बजे आप लोगों के साथ लाइव रहूँगा मैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हमारा टाइटल रहेगा मेरे सवाल आपके जवाब। यानी कि मैं पहली जो मेरी 1 से लेकर के 10 क्लासेस जीएस की हैं, जिन लोगों ने वो पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। कल आप लोगों का टेस्ट है, मुझे पता तो चले कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। तो 1 से 10 क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है, तो कल मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे लाइव यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी सूचना है। चलिए क्लास करते हैं आज की शुरू, आइए मेरे साथ। देखो, तो ध्यान रखना, 5 बजे 1 से 10 क्लास जो भी आपने पढ़ा है मुझसे, वो सारे सवाल मैं आपसे करूंगा, और आपको फटाफट तुरंत वहाँ पे क्या करना है, जवाब करना है। मैं कर रहा हूँ क्लास शुरू। देखिए, चलिए मोटे मोटे तौर पे तेज़ी से चलूँगा, मेरे साथ चलना। 2-3 बातें आपको बताऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व भूगोल की बात करते तो वहाँ पे आपको एक अक्षांश, एक देशांतर, सौरमंडल, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी को मोटा मोटा बता रहा हूँ फटाफट, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो रेखाएं जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं, यानी कि अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। वो रेखाएं जो खड़ी होती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। अगर मैं आपसे कहूँ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अगर मैंने बनाया भूमध्य रेखा, इसी को मैंने क्या बोला, भूमध्य रेखा बोला, यानी कि पृथ्वी के बीच से जाने वाली रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक। इसी को अगर मैं कहूँ तो ये 0 डिग्री मानते हैं। इसी को आधार मान करके जो कोणीय रेखाएं खींची जाती हैं, वो सब क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखा कहलाती है। यानी कि इसी को आधार मान के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और करते 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 यहाँ पहुँचेंगे तो ये आपका 90 डिग्री, और ये उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से नीचे बात करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ जाता है। ध्यान रखना कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच, या 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच, यानी कि 1 डिग्री, 1 अक्षांश डिग्री के बीच में 111.2 किलोमीटर का गैप होता है, ठीक है। कितना गैप होता है, 111.2 किलोमीटर, और 1000 बार पेपर में सवाल आ चुका होगा। 1 डिग्री से, या मैं कहूँ आपसे कि 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच, या 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में यहाँ पे 60 मिनट की लाइनें होती हैं। कितनी होती हैं,
60 मिनट की लाइनें होती हैं। तो उन 60 मिनट की लाइनों को अगर मैं यहाँ काउंट करूँ तो अगर 1 मिनट निकालना चाहूँ तो निकल के आएगा 1.853 किलोमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्री मील बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, समुद्री मील बोलते हैं। दूसरी तरफ ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कुल अक्षांश रेखाएं, तो ध्यान रखना 0 डिग्री तो बीच में ही है, 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री बीच में, यानी कि 181 क्या है, कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, समुद्री मील ध्यान रखना और कुल अक्षांश रेखाओं की दूरी बीच में याद रखना कि कुल अक्षांश रेखाएं हमारे पास कितनी हैं, वो 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना फटाफट तेज़ी के साथ। देखो इतना समय नहीं है कि सब बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई जाएं, उन्हीं बातों पे ज़्यादा फोकस रखेंगे जहाँ से पेपर में सवाल बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करके आओगे यार, मज़ा बांधोगे। देखो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा, साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ है ना, ऊपर क्या है, नॉर्थ। और जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो क्या कहलाता है, कर्क रोग। और कर्क रोग से आदमी जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर। नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, ये कहलाएगी आपकी मकर रेखा। मकर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। एक बात ध्यान रखना, 23.5 डिग्री को ये लिखना चाहें तो 23.5 डिग्री साउथ भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही है, ध्यान रखना। ऊपर चलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक व्रत। क्या है, आर्कटिक व्रत। नीचे आओगे 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक व्रत। ठीक है मेरे प्यारो, ये तो हुआ मोटा मोटे तौर पे। अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी की सारी भूमध्य रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है। यहाँ से एक सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा नहीं है। जैसे मैं 3 ऑप्शन डाल दूं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और यहाँ पे मैं जामोत्तर प्रथम डाल दूं तो वो अक्षांश रेखा नहीं है। मैं सवाल आपको दिखा दूंगा अभी। देखो मोटे तौर पर समझना, होता क्या है कि जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, कुल मिलाकर के 47 डिग्री, इस वाले हिस्से पे ही क्या होता है कि सूर्य, भगवान देवता हैं, आदित्य हैं, सूर्य लंबवत चमकते हैं, सूर्य लंबवत चमकते हैं। ठीक है, सूर्य क्या करते हैं, लंबवत चमकते हैं। यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य क्या चमकते हैं, लंबवत चमकते हैं। इसलिए इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इस वाले एरिया को, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ जाओगे। भारतीय जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें आपको जलवायु में तापमान में परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहलाता है। दूसरी बात, ऊपर चलोगे तो सूरज के आसपास वाले क्षेत्र में तो उष्मा रहेगी, यानी कि उष्ण रहेगा, और सूरज से दूर जाओगे तो वो शीत हो जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच, इसे बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। ऐसे नीचे ये वाला एरिया भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र। ये ध्यान रखना, पेपर में सीधा पूछते हैं कि बताइए शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है, तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का, या मैं कह सकता हूँ मकर रेखा से अंटार्कटिक व्रत और ऊपर कर्क रेखा से आर्कटिक व्रत के बीच वाला क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र। और ऊपर आपका शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और ऐसे नीचे शीत कटिबंधीय यानी कि ध्रुवों तक 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ऐसे 90 डिग्री साउथ पोल, वो क्या कहलाएगा आपका, शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। दोबारा से डिस्क्राइब करता हूँ। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, ये आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, ये आर्कटिक व्रत। ठीक है। दूसरी बात, कल एक
वीडियो में शायद मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा था, वहाँ पे तुंगनाथ की बात थी, वहाँ मैंने शायद बोल तो दिया भुजाओं की पूजा होती है, लिख दिया मैंने नाभि की पूजा होती है। तो चलिए मेरी गलती है, ध्यान देखिए, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं बात को, शायद जल्दी में हो गया होगा, तो आप उसे कर लेना कि तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है, भुजाओं की पूजा होती है। मद महेश्वर नाथ में किसकी पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो सीधा बनता है कि 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक वृत्त से नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र आपका कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ से देखो एक और सवाल बनता है कि भूमध्य रेखा जो गुजरती है, जैसे कर्क रेखा की मैं बात करता हूँ, तो ये भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रोग हो गया है तो कर्क रेखा कर दो इसे। ठीक है, कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से आप सभी जानते हैं। तो कल जब मिलेंगे हम लोग 5 बजे यूट्यूब पर, और आना जरूर, अगर वास्तव में आप वीडियो का पेपर देने जा रहे हैं और आपने मुझसे पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तैयारी करी है, तो शाम को 5 बजे मुलाकात करते हैं। कल मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे, देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। मुझे लाइव आपके जवाब चाहिए, तो मैं कल पूछूंगा आपसे कि कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, ईमानदारी के साथ जवाब देना। आकलन हो जाएगा, एक बार पेपर से पहले आकलन होगा हम लोगों का कि हमने कितना बेहतर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे। अब देखो यहाँ पे 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, उसी तरीके से भूमध्य रेखा का ध्यान रखना, ये कुल मिलाकर के 13 देशों से गुजरती है। कितने, 13 देशों से। तो वो देशों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन ये ध्यान रखना कि कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ बढ़िया करके, मस्त एकदम। मैं हटा दूँ इसे यहाँ से, चलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्रू द पॉइंट बात करते हैं सीधी सीधी। अब देखो आज जैसे 20 जून है जब आप ये क्लास देख रहे होंगे, अगर मैं बात करता हूँ, अभी हमने बात करी कि क्या होता है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। मैं लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये कर्क रेखा हो जाएगी और ये मकर रेखा हो जाएगी, समझने की कोशिश करना। सूर्यदेव क्या करते हैं कि जैसे अभी कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और गर्मियों के दिन यानी कि इस समय जून का महीना, आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सबसे गर्म महीना कौन सा है, जून का महीना है, और सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी का महीना। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि जून के महीने की तरफ सूर्यदेव कहाँ रहेंगे, कर्क रेखा के ऊपर रहेंगे। तो यहाँ सूर्यदेव जो लंबवत चमकते हैं वो कब चमकते हैं, 21 जून को चमकते हैं। ठीक है, कब चमकते हैं, 21 जून, यानी कि कल सूर्य रेखा मतलब सूर्य जो होंगे हमारे वो कर्क रेखा पे क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे 21 जून वाले दिन। ठीक है, ध्यान रखना। और 21 जून को क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जानते हैं। कल सूरज देव कहाँ रहने वाले हैं, 21 जून को। और ध्यान रखना 21 जून को जब सूरज रहेंगे तो इस वाला ये उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कल सबसे बड़ा दिन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। आज हो सकता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो एडजस्ट करना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। ध्यान रखना 21 जून के दिन ही नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे का दिन कहाँ होता है, नॉर्वे के अंदर होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जगह है नॉर्वे, और 24 घंटे का दिन होता है 21 जून वाले दिन। ठीक, मुझे आपको इसमें क्या बताना है, ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ नहीं बताना। अच्छा, आप मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य जो हैं देवता हमारे, वो एक महीने में 8 डिग्री अक्षांश कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, अगर वो यहाँ है तो अगर वो नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे तो लगभग एक महीने में, यानी कि जून के बाद वो कहाँ चलेंगे, फिर वापस भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, और फिर अंत तक किधर जा रहे होंगे, मकर रेखा की तरफ जाएंगे। यानी कि अब आज और कल सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, उसके बाद जैसे जैसे दिन बदलते जाएंगे, दिन बीतते जाएंगे, जून के बाद जुलाई, 15 जुलाई, अगस्त,
तो वहाँ पे क्या होगा कि गर्मी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव फिर वापस किधर की तरफ जाने लगेंगे, भूमध्य रेखा की तरफ जाने लगेंगे, यानी कि भारत से दूरी बनाने लगेंगे, भारत से दूर जाने लगेंगे, जिससे यहाँ पर गर्मी कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये आपने बता दिया। इसके अलावा देखो, अगर मकर रेखा की बात करें तो सूर्यदेव कभी ना कभी तो मकर रेखा पे भी लंबवत चमकते होंगे। तो मकर रेखा पे वे चमकते हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर रेखा पे सूर्यदेव लंबवत होते हैं कब? 22 दिसंबर को। इसीलिए 22 दिसंबर को क्या होती है? मकर संक्रांति होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये भौगोलिक स्तर पर मकर संक्रांति 22 दिसंबर को है, लेकिन वास्तविक रूप से इस संक्रांति में थोड़ा सा अंतर होता है। ये हमारी जनवरी के रूप में जाती है, वो हम लोग अपने कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति या इसे शीत संक्रांति भी बोलते हैं, तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें मैंने आपको कवर कर दी। इसके अलावा देखो, एक होता है अश्व अक्षांश। ये ध्यान रखना, कई बार ये ना बड़ी गड़बड़ करवा देते हैं। अश्व अक्षांश क्या है? ये 23.5 डिग्री पे है, ऊपर कहीं ना कहीं 30 डिग्री रहा होगा, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, ये ऐसे नीचे 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र, वो क्या कहलाता है? वो अश्व अक्षांश कहलाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश कहलाता है। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे अश्व अक्षांश। इसके अलावा एक होता है विषुव। विषुव क्या होता है बेटा? इक्विनॉक्स। विषुव वो घटना है, देखो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर वो 21 जून को सूरज यहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? वो इधर की तरफ चलेंगे, और मैंने बताया कि एक महीने में लगभग 8 डिग्री कवर करेंगे। तो 23.5 डिग्री ऊपर हम थे, नीचे जब हम आएंगे लगभग 24 डिग्री, तो 3 महीने लगेंगे, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यही लगेंगे। तो लगभग सितंबर के आसपास ये कहाँ रहेंगे? नीचे को आते हुए भूमध्य रेखा पर रहेंगे। तो ये समय होता है 23 सितंबर का। ठीक है, 23 सितंबर। दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बताया कि 21 जून को सूर्यदेव कर्क रेखा पर लंबवत रहते हैं, और ये मैंने भी आपको बताया कि एक महीने में सूर्यदेव लगभग 8 डिग्री अक्षांश चलते हैं। तो लगभग, यानी कि ये कितना अंतर है? ये 23.5 का ही तो अंतर है। तो 23.5 डिग्री या 24 डिग्री कवर करने में लगभग 3 महीने लगेंगे, यानी कि जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर। तो ये लगभग 23 सितंबर के आसपास कहाँ होते हैं? भूमध्य रेखा पे होते हैं। दूसरी तरफ देखना, मकर रेखा पे कब है? 22 दिसंबर में। तो लगभग जाने में भी कितना समय लगेगा? 3 महीने का। तो दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझ लो। 3 महीने नीचे को लगेंगे, तो लगभग 23 सितंबर के आसपास, 3 महीने ऊपर को लगेंगे, यानी कि 21 मार्च के आसपास। वह घटना, वह स्थिति जब सूर्यदेव क्या होते हैं? भूमध्य रेखा पर लंबवत होते हैं। भूमध्य रेखा पर लंबवत होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसी को हम विषुव बोलते हैं। और ये घटना 2 समय होती है, 23 सितंबर और 21 मार्च वाले बीच में। ठीक, यहीं पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से आप मोटे मोटे तौर पे समझ जाओगे कि 21 मार्च को सूर्यदेव जब यहाँ से चलेंगे, यानी कि 22 दिसंबर को जब सूर्यदेव कहाँ रहेंगे? मकर रेखा पे लंबवत रहेंगे, और 22 दिसंबर से ऊपर चलेंगे भूमध्य रेखा की ओर। थोड़ा ध्यान से समझना, रिपीट करके सुन लेना, चाहे ध्यान से समझ लो दोबारा से। 22 दिसंबर से जब वो ऊपर को चलेंगे तो यहाँ कब पहुँचेंगे? वो 21 मार्च को पहुँचेंगे। 21 मार्च के बाद वो ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पहुँचने में 21 जून लगेगा, वापस आने में फिर कितना लगेगा? 23 सितंबर लगेगा। यानी कि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में सूर्यदेव कहाँ होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले गोलार्ध में। बात समझ में आई? 21 मार्च से फिर वापस आने तक कब? 23 सितंबर तक सूर्य जो कहाँ होते हैं? वो उत्तरी गोलार्ध में ही चमकते हैं। इसलिए इन 6 महीने में उत्तरी ध्रुव जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ क्या रहता है? दिन रहता है। बात समझ में आई?
दोबारा सुन लो कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक ये क्या रहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे, वहाँ लंबवत चमकेंगे, इसलिए उत्तरी ध्रुव पे क्या रहेगा, दिन रहेगा। दूसरी तरफ जब 23 दिसंबर सितंबर निकलेगा तो वापस दिसंबर तक, और दिसंबर से फिर 21 मार्च तक ये कहाँ रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे। तो जो आपका दक्षिणी ध्रुव होगा वहाँ क्या होगा, दिन होगा। यानी कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक ये कहाँ रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे, और वही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या निकलेगा, आपका दिन रहेगा। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। एक बड़ा टॉपिक मैंने आपका क्या कर दिया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ, देशांतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए, बस एक मिनट जरा होल्ड रखना, मैं देख लूँ कि सब कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर प्रयास सही लग रहा है तो देखो कमेंट कर दो, प्यार दिखा दो अपना यार, बढ़िया तरीके से। और आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। देशांतर, वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, देशांतर यानी कि ये पृथ्वी है। जिस तरीके से भूमध्य रेखा ने 2 हिस्सों में बांटा था, नॉर्थ और साउथ में, ऐसे ही मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, ये ईस्ट और वेस्ट में बांट रही है। इसी को मैंने कहा, क्या कहा, यामोत्तर प्रथम। मैंने क्या कहा इसे, यामोत्तर प्रथम या प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को। और इससे मैंने क्या माना, 0 डिग्री माना। ध्यान रखना, इसी को मैंने क्या माना, 0 डिग्री माना, ठीक है। सवाल क्या बन सकता, जो मैं आपको बता रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा एक अक्षांश रेखा नहीं है। यानी कि देखो, अक्षांश मतलब लिटी हुई, कर्क रेखा लिटी हुई है, भूमध्य रेखा लिटी हुई है, मकर रेखा लिटी हुई है, तो तीनों क्या है, अक्षांश है। वहीं अगर मैं बात करूं यामोत्तर रेखा की, तो वो क्या है, सीधी रेखा है। तो यहाँ पे यामोत्तर रेखा क्या हो जाएगी, अक्षांश रेखा ना होकर के देशांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे भूमध्य रेखा में, तो इनकी लंबाई जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाकी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लंबाई उतनी रहेगी, ठीक है, ये ऐसे बनती है। लेकिन यहाँ आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ध्रुवों के ऊपर जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि सारे के सारे ध्रुवों पे जाकर के ये मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा दूरी जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो भूमध्य रेखा के ऊपर रहेगी। धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो दूरी गैप होती जाएगी, बीच का गैप क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा। बात समझ में आ रही है, बीच का गैप क्या होता जाएगा बच्चे, घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा किस कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर बीच में दूरी होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अच्छा, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्या बताऊंगा आपको, देखो ये भी ध्यान रखना। ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये पृथ्वी है और ये मैंने 0 डिग्री खींची है आगे, इसके पूरा गोलार्ध कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, वो 360 होती हैं, ठीक है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है बच्चे, वो 360 होती हैं। कुल अक्षांश 181। तो ये ध्यान रखना कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री मिलेगा। यानी कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री। मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि अगर ये मेरी उंगली 360 डिग्री राउंड है, तो इसके एक तरफ अगर 0 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। जैसे एक मार्कर की मैं बात करूं, तो इस मार्कर को आप देखोगे, अगर 0 डिग्री यहाँ पे है तो इसके जस्ट पीछे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो ध्यान रखना कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मैं मान लें इधर से गिनना शुरू करूँ, यानी कि पूर्वी हिस्से थे, तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर, ये क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर। तो जब मैं गिनता गिनता पहुंचूंगा तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, दोनों एक ही रेखा होती है। ध्यान रखना कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और दूसरी बात 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वो दोनों क्या होती हैं बच्चे, एक ही रेखा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल भी चीज़ों को मिस मत कर देना, ध्यान रखना। बाकी मैंने भारत के सब अक्षांश से देशांतर आपको मोटे मोटे बताए हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, वरना मेरी पहली वीडियोस ज़रूर देख लेना जो मैंने यहाँ पर और जीएस वीडियो वीडियो के लिए पढ़ाई है। ज़रूर एक भी वीडियो मिस मत करना यार, प्लीज़ भाई। पेपर बहुत अच्छे से करके आना बच्चे, में पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पर आपको बताना था कि देखो ध्यान रखना, जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर क्या होता है, समय विहीन होता है। यानी कि
आपका टाइम नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ समय नहीं होता है, तो वो ध्रुव है। ध्रुवों के अंदर आपको समय देखने को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी मानक समय रेखा है, देखो इतना समय नहीं है कि सब बिल्कुल डिफाइन कर दिया जाए। मानक समय रेखा का ध्यान रखना, वो 82.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, ठीक है। मानक समय रेखा कहाँ होती है? 82.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ठीक है। ध्यान रखना, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है आपकी क्या? मानक समय रेखा। और शुरुआत कहाँ से होती है? यूपी में आपका इलाहाबाद के पास या प्रयागराज जिसे बोलते हैं, वहाँ से गुजरती है। तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मुझे आपको जो बता रहा था वो ये है कि हमारा जो समय है वो लगभग कितना चलता है? 5.5 घंटे एक्स्ट्रा चलता है। किससे? लंदन ग्रीनविच। यानी कि देखो ध्यान से समझना, 0 डिग्री हमने माना है कि ये कहाँ से गुजरती है? लंदन लेबोरेटरी से गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा हमने 82.5 डिग्री भारत के बीच से गुजारा इसे। और देखिए मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24, यानी कि 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। 60 मिनट में 15 डिग्री है, तो एक मिनट में लगभग 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में लगभग कितना घूमेगी? नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। 24 घंटे में 360 डिग्री जाती है, 1 घंटे में कितना जाएगी आपका? ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री जाएगी। इसी को ध्यान रखना देशांतर व्रत कहते हैं। इसी को देशांतर व्रत या घंटा व्रत कहते हैं। देशांतर व्रत या घंटा व्रत। तो मोटे तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ कि 60 मिनट में 15 डिग्री का एंगल आता है, ठीक है। 60 मिनट में 15 डिग्री का एंगल आता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है बच्चे? 60/15 यानी कि 4 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 मिनट में कितना अंतर आता है? 1 डिग्री का अंतर आता है। यहाँ 82 डिग्री है, तो 82 डिग्री का अंतर कितने में आएगा? 82 गुना 4, 328 मिनट में। बाकी बचा हाफ, तो हाफ को 4 से गुना करूँगा तो 2 मिनट ये आएगा। टोटल जोड़ूंगा तो 330 मिनट का ज़्यादा समय आएगा भारत के समय को। अगर इसी को घंटे में बदलूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे। यानी कि लंदन का समय अगर 00 माना जाता है तो भारत उससे कितना आगे चल रहा है? 5.5 घंटे आगे चलता है। कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि 180 डिग्री देशांतर जो होता है, इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री देशांतर को अर्धरात्रि देशांतर कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? अर्धरात्रि देशांतर कहते हैं, ठीक है। अर्धरात्रि देशांतर कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे तो हमारे देशांतर में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सौर मंडल की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सौर मंडल देख लीजिए, जितना हो पाएगा मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ आज की क्लास में। देखो सौरमंडल क्या? जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं पृथ्वी के चारों तरफ उल्का पिंड, ये सब क्या है? सौरमंडल है। आपको जो मोटे तौर पर यहाँ ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि सौरमंडल का कर्म क्या है। जैसे यहाँ बीच में क्या है? ये सूर्य जी हैं। सूर्य के बाद शुरू होता है कहानी कहाँ से? बुध से। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद यहाँ पे मंगल है। मंगल के बाद यहाँ पे बृहस्पति है। यहाँ शनि है और यहाँ अरुण है और वरुण है, ठीक है। शनि है, अरुण है और वरुण है, ध्यान रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन चारों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। ये 4 क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात। देखो शुरू कैसे करना, याद कैसे कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको बताऊं। तो आप याद कैसे करना कि कोई भी काम जो हमारे यहाँ शुरू होता है भगवान गणेश जी के साथ शुरू होता है। और गणेश जी का दिन कौन सा? बुध का दिन। तो सूरज के बिल्कुल बगल में क्या है? बुध। फिर एक दिन छोड़ेंगे
बृहस्पति छोड़ेंगे शुक्र आ जाएगा, शनि छोड़ेंगे रवि आ जाएगा, यानी रविवार। रविवार को पृथ्वी पे क्या होती है, छुट्टी होती है, तो इसलिए ध्यान रखना पृथ्वी आ जाएगी। फिर सोमवार छोड़ेंगे मंगल आ जाएगा, फिर बुध छोड़ेंगे बृहस्पति आ जाएगा, शुक्र छोड़ेंगे शनि आ जाएंगे और बाद में अरुण और वरुण आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आपके ग्रह आपके हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह चारों को, और अगले 4 गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ये सारे क्या हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ नोट करके एक सवाल कई बार बनता है, आपने प्लूटो सुना होगा, यानी कि यम ग्रह। यम ग्रह को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया था, यानी कि 2006 के अंदर इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था कि ये एक बोने ग्रह की तरह है, इसलिए उसे ग्रह की कैटेगरी से यहाँ से हटा दिया गया था। ये सवाल कई बार पूछते हैं पेपर में कि बताइए प्लूटो को, यम को ग्रहों की कैटेगरी से कब हटाया गया, कब उसे बोना ग्रह घोषित किया गया, तो 2006 के अंदर करा गया। इसके अलावा ध्यान रखना कि सूर्य और अरुण जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य और अरुण, ये जो सूर्य कह रहा हूँ, शुक्र जो ग्रह है, यानी कि ये वाला ग्रह, और अरुण ये वाला ग्रह, ये वाला ग्रह जो है, ये जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, ये और सब ग्रहों की तुलना में अलग करते हैं। ये पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। बात क्लियर है, ये क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं सूरज और अरुण। बाकी सब ग्रह क्या करते हैं, वो पश्चिम से पूरब करते हैं। तो मोटे तौर पर अगर मैं आपसे पृथ्वी कहूँ कि पृथ्वी कौन सी परिक्रमा करती है सूरज की, तो आप कहेंगे कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करा जाता है, परिक्रमा करी जाती है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, तो ये बात आपने इसमें देख ली। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाऊँ इसमें, तो सूर्य के बारे में, ठीक है, देखिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अगली क्लास क्या ही इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। मैं अगली क्लास लेके आऊँगा, बहुत तेज़ी से उस पर टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आप लोगों को देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँ, इसलिए संडे इस बार हाउसफुल होने वाला है, सुपर डुपर संडे होने वाला है। क्लासेस की संख्या बढ़ जाएगी, 3, 4, 5 क्लासेस आपको संडे में मिलेंगी। तो इस बार संडे के लिए देखिए कहीं मत जाइए। जो वीडियो को वास्तव में सीरियस की तरह ले रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि मुझे पेपर बहुत अच्छे तरीके से देकर आना है, वो बिल्कुल इस बार छुट्टी बिल्कुल मत मनाइए। सैटरडे संडे काम ज़्यादा करना है हम लोगों ने, ठीक है, दबा के काम करते हैं और अपने मंजिल को अंजाम देते हैं। इसके अलावा देखिए अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, हमें शेयर कर दीजिए अगर हो सके तो। आपका जो भी सर्किल ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका स्टडी सर्कल है, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स तक हमें पहुंचाइए, हमें जल्द से जल्द दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। उसके बाद देखिए हम लोग पुलिस को बहुत तेज़ी से टारगेट करेंगे और बहुत एक एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कल मुलाकात हो ही जाएगी फिर 5 बजे, 1 से 10 क्लास जो मेरी रिवीजन क्लास हैं जीएस की, मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ अगर किसी ने नहीं देखी हो वहाँ जा कर के देख लो, लेकिन कल तैयार करके आना बहुत अच्छे तरीके से। कल हम लोग 1 to 1 बात करेंगे, देखेंगे कि कितनी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं या कितनी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी शाम को 5 बजे आप लोगों के साथ। आप अच्छे से तैयारी करिए बेटा, कोई टेंशन नहीं है यार, मेहनत करो दबा के। G20 वाली वीडियो जरूर देख लेना, करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। राम राम जी, ठीक है।